हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिविल सेवा संवैधानिक ढांचे में नियुक्ति, प्रशिक्षण, पदोन्नति। ठीक है, ये वाला हमारा टॉपिक है। आज की क्लास में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, पूरा अच्छे से डीपली पढ़ेंगे और इस टॉपिक को ही कंप्लीट करने के बाद हम PMO और कैबिनेट सेक्रेटरीट पर पहुँचेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इस वाले टॉपिक में बेसिकली हमें भारतीय सिविल सेवा जो है, हमें इंडियन सिविल सर्विस वो पढ़ना है और उसको पढ़ने के बाद ही हम आगे का कंटिन्यू कर पाएंगे। सो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। भारतीय सिविल सर्विस। देखो, सिविल सेवा देश की एडमिनिस्ट्रेशन की एक रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, जिसके बगैर हम बैठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, लेट नहीं सकते, वो चीज़ हमारी मानी जाती है। भारत के संसदीय लोकतंत्र जो है उसमें जनता जो चुनती है रिप्रेजेंटेटिव, उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने की जिम्मेदारी भी उसी की होती है। ठीक है, तो ये मंत्री हमारे लेजिस्लेटिव के पर डिपेंड होते हैं और इन सभी का जो निर्वाचन होता है वो आम जनता ही करती है। लेकिन मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत सारी समस्याओं के साथ साथ ये चीज़ें भी देखी गई कि बहुत सारी चीज़ें जो है निपटाने में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो इस तरीके से मंत्रियों ने कुछ पॉलिसीज़ बनाई और उन पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग सिविल सेवकों की नियुक्ति कर दी, जिसको आप IAS IPS ऑफिसर्स के नाम से जानते हो। ठीक है, तो ये हमारा सिविल सेवा, इंडियन सिविल सर्विस में ये चीज़ इंक्लूड हुई है। ये अभी हमारी स्टार्टिंग हो रही है कि किस तरीके से स्टार्ट हो पाया था। तो जब वो सारी चीज़ों को करने में, सब कुछ होने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसके बाद हमारी इंडियन सिविल सर्विस के लिए IAS IPS नामक अधिकारियों को चूज़ किया जाने लगा। कार्यकारी भारतीय सिविल सेवकों की हेल्प से ही इम्प्लीमेंटेशंस होने लगे। सिविल सेवक भारतीय संसद के बजाय भारतीय सरकार के कर्मचारी बन गए। तो अब ये जो सिविल सेवक होते हैं, IAS IPS ऑफिसर्स, ये जो होते हैं, ये इंडियन जो हमारी संसद है उसके अधिकारी नहीं है, बल्कि इंडियन गवर्नमेंट के अधिकारी हैं। इंडियन गवर्नमेंट ही इनकी नियुक्ति करेगी, इनको इम्प्लीमेंट करेगी वगैरह वगैरह। सिविल सेवकों के पास कुछ ट्रेडिशनली तौर पर और अमेंडमेंट्स के थ्रू कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती हैं और उनको इस हद तक रखा जाता है कि उनको सत्ता से हटाया भी जा सकता है और नहीं भी हटाया जा सकता। एग्जाम्पल आपने देखे होंगे, IAS IPS ऑफिसर्स की पोस्टिंग हो जाती है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, ये वो वाली चीज़ है। ठीक है, तो सिविल सेवकों के पास जो ये सारी चीज़ें होती हैं उसमें से कुछ पॉलिटिकल पावर्स भी होती हैं, जिनका इस्तेमाल वो अपने आप के लिए कर सकते हैं। जो हमारे बहुत ओल्ड सिविल सेवक होते हैं वो संसद के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। मतलब वो अब उनकी जो जिम्मेदारी है वो गवर्नमेंट्स के अलावा, इंडियन गवर्नमेंट के अलावा, इंडियन जो हमारी संसद है उसके लिए भी है, जो हमारे बहुत ओल्ड सिविल सेवक माने जाते हैं। सिविल सेवाओं में सरकारी मंत्रियां, जिनकी नियुक्ति पॉलिटिकल लेवल पर की जाती है, संसद के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, भारतीय सशस्त्र बलों के सदस्य, गैर सिविल सेवा पुलिस के अधिकारी, तो ये सब अधिकारियों को उसमें शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, उसके अंदर बस वो ही रखे जाते हैं जो एग्ज़ाम बच्चा देता है IAS IPS ऑफिसर्स वाला। तो इसके अंदर हमारे भारतीय सशस्त्र बलों वाले, गैर सेवा पुलिस वाले हैं और संसद के सदस्य हैं, विधानसभा के सदस्य हैं, इन सबको इंक्लूड नहीं किया जाता है। ये हमारे अलग से ही रखे जाते हैं। ठीक है, अब ये था हमारा एक छोटा सा ब्रीफ जो हमने जाना, व्हाट इज़ इंडियन सिविल सर्विस। अब हम इसकी जो है हिस्ट्री पढ़ेंगे। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1947 में ब्रिटिश राज के भारतीय सिविल सेवा से इसका गठन किया गया था। ठीक है, मतलब ब्रिटिश राज जो हमारा चल रहा था उस टाइम पर ही इसका गठन कर दिया गया था। अब इसके गठन के बाद कुछ चीज़ें जो हम लोगों ने फेस करी और जो उन लोगों ने फेस करवाई, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे भले से इंडिया के लिए, जैसे इंडिया के हमारे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेता थे या फिर फ्रीडम फाइटर्स थे, तो वो जो भी करवाना चाहते थे इंडिया के लिए वो करते तो थे, लेकिन अपनी मर्ज़ी से करते थे। कि मतलब हर चीज़ में ब्रिटिशर्स को घुसाना उनको ज़रूरी होता था। वो एक पर्टिकुलर इंडिया के लिए कुछ करना नहीं चाहते थे, क्योंकि क्यों करते, अब जाहिर सी बात है उन्होंने गुलाम बना रखा है तो गुलामों की थोड़ी बात मानते। तो वो ये वाली चीज़ उन्होंने यहाँ पर ये बताई गई। ठीक है, तो 1947 में लोक सेवाओं का जो
हमें पूरा स्ट्रक्चर मिला था वो विदेशियों का था। एग्जाम्पल के तौर पे जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तब गांधी जी ने स्वराज जो उनकी किताब थी उसमें लिखा था कि ये वो भारत नहीं है जो हम चाहते थे, ये लहूलुहान आधा भारत है जो हमें ब्रिटिशर्स ने दिया है, जिसकी हमें तलाश नहीं थी। हम बहुत हंसमुख सा भारत, मिला जुला भारत चाहते थे। ब्रिटिशर्स ने फूट डालो शासन करो की नीति को भी अपनाया, जिससे सांप्रदायिक दंगे बढ़े थे और उससे मार कटाई बढ़ी थी। उन्हीं की वजह से इंडिया पाकिस्तान डिवाइड हो पाया, उन्हीं की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये वाली बात बताई गई। तो वही सेम चीज़ 1947 में सिविल सेवाओं में ना कुछ चेंजेस किए गए जब ब्रिटिशर्स भाई चले गए। अब ब्रिटिशर्स के जाने के बाद हमारे पॉलिटिकल जो पार्टी के नेता थे उन लोगों ने चेंजेस करनी शुरुआत करी। उन्होंने, जैसा आपको पता है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग अलग जगहों से लिया गया है। ठीक है, अब वो अलग अलग जगहों से जो कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये बयान करता है कि हमने बहुत सारी जगहों से अच्छी अच्छी चीज़ों को उठाकर यहाँ पर इकट्ठी करके इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दी हैं। लेकिन वही वाली सेम चीज़ हुई हमारी 1947 में आज़ादी के बाद कि सिविल सेवक की चीज़ों में थोड़े बहुत चेंजेस दिखाई देने लगे। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब हमारे वेलफेयर स्टेट के लिए कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी जो ब्रिटिश राज ने सिविल सेवकों को रखा था। ठीक है, जैसे सिविल सेवकों के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग की वीडियो में बताया था कि रविंद्रनाथ टैगोर के जो भाई थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, वो सबसे पहले इंडियन थे जिन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा दी थी और उसको क्लियर भी किया था। ठीक है, तो ये वो वाली चीज़ कि अब उन्होंने मतलब जो रूल्स बना रखे थे, जो सब कुछ प्रॉब्लम्स थी, सब कुछ था, उन सबको फेस करने के बाद हमारे 1947 में चेंजेस करने की ज़रूरत महसूस हुई और विधि और व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर चीज़ों को रखा गया है कि मतलब लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही सब कुछ चलेगा जो भी होगा। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो रही थी वो थी स्वतंत्र भारत के सामने हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना। अब एडमिनिस्ट्रेशन को कोई एक इंसान तो नहीं चला सकता था, डिवाइड करना ज़रूरी था। तो वही वाली चीज़ के लिए डिवाइड करने के लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमारे सामने रखी गई, जैसे इंडियन सिविल सर्विस को, ठीक है, भारतीय सिविल सेवा को यहाँ पर रखा गया। अब भारतीय सिविल सेवा में जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि विधानसभा के सदस्य, संसद के सदस्य इंक्लूड नहीं होते हैं, या फिर जो गैर पुलिस अधिकारी हैं वो भी इंक्लूड नहीं होते हैं। जो हमारे IAS IPS ऑफिसर्स हैं या उससे नीचे की पोस्ट पे जो सिविल सेवा के अंडर में आते हैं वो ही सिविल सेवा में इंक्लूड किए जाते हैं। तो वो लोगों को चूज़ करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। तो अब ये वाली चीज़ जब ये सामने रखी गई उससे भी बड़ी प्रॉब्लम सामने आ गई, भारत पाकिस्तान का विभाजन। अब भारत पाकिस्तान बढ़ गया तो जो आधी चीज़ें थी वो पाकिस्तान में रह गई, आधी चीज़ें हिंदुस्तान में आ गई, और जो इत्तेफाकन पाकिस्तान चीज़ें गई थी वो वहाँ से वापसी नहीं आई। चीज़ें इन द सेंस जो हमारे डेटा थे, जो भी चीज़ें थी वो पाकिस्तान से यहाँ पर आ ही नहीं पाई हैं, वो आज तक वहीं हैं। तो उन सबको जोड़कर ही तो हमें सब कुछ चीज़ें फाइनल करनी थी, बट वो जब था ही नहीं तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अब उस चीज़ को सही करने के लिए 1947 में ICS में 160 पदाधिकारी थे, जिसमें से 451 पदाधिकारियों को 15 अगस्त 1947 के बाद सेवा तक में रखा गया था कि इनको निकाला नहीं जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे तो बहुत सारी चीज़ें उधर चली गई थी ना। अब एक एक करके सबको ठीक करना तो पॉसिबल था नहीं, इसलिए उन लोगों को चेंज नहीं किया गया जो पहले से थे। लेकिन चेंजेस जो थी हमारी सिविल सेवा में की गई, क्योंकि टेस्ट तो हमारे ब्रिटिश राज के टाइम से ही था और वो टेस्ट बहुत मुश्किल था, जो आज के टाइम पर भी मुश्किल है, बहुत ईजी नहीं है। ठीक है, तो वही वाली चीज़ों को इंक्लूड रखा गया, लेकिन थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए गए, क्योंकि उस टाइम पर IAS IPS सेपरेटली नहीं हुआ करते थे। जो थे वो ब्रिटिश राज के अकॉर्डिंग चूज़ किए जाते थे, स्पेशली वो जो उनकी गुलामी में सबसे आगे रहते थे। तो अब यहाँ पर सामने जो था चीज़ों को चेंज किया गया, और उसको चीज़ों को चेंज करने के बाद हमारी IAS और IPS की स्थापना कर दी गई, भारतीय पुलिस सेवा की और हमारी IPS की प्रशासनिक सेवा की, एडमिनिस्ट्रेटिव जो
सर्विस होती है वो, और आईपीएस पुलिस सेवा होती है वो। अब ये जब दो डिवाइड हो गई तो उसके बाद इंडिया के लिए आज़ाद होने के बाद एक काम आसान हो गया, क्योंकि वो काम जब आसान हुआ तो प्रशासन जो था, एडमिनिस्ट्रेशन जो था, वो हमारा डिवाइड हो गया संभालने के लिए, कि लोग अलग अलग तरीके से अब उसको संभाल लेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से 1948 में ये बात को तय किया गया कि इम्पीरियल सेक्रेटरीट सर्विस जो होती है, सचिवालय सेवा जो होती है, आईएससी, आईएसएस, तो उसके अंदर सचिवालय सेवा की स्थापना की जाएगी, एक अलग से बनाया जाएगा, और इसको सेंट्रल बना दिया जाएगा, जिसके अंदर सेंटर के कर्मचारी की वेतन भत्ता, सैलरी वगैरह, उनकी सेवाओं की स्थितियां, उनकी सभी चीज़ों को हैंडल किया जाएगा। फिर 46 और 50 के टाइम तक बहुत सारे आयोग और बहुत सारी कमेटीज़ बन गई, जिन कमेटीज़ में बहुत सारी चीज़ों को फाइनल किया गया कि हाँ ठीक है, ये सारी चीज़ों को हम रखेंगे। उसमें सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को अगेन रिन्यू किया गया, और रिन्यू करने के बाद 1947 में सेंट्रल जो हमारी एक सैलरी वाली प्रॉब्लम आ रही थी, उसको गोपाल स्वामी आयंगर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ठीक कर दिया गया। गोपाल स्वामी आयंगर रिपोर्ट इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखी जाएगी और हिंदी में भी ऐसा ही लिखा जाएगा, उसको कुछ और नहीं बोला जाएगा। तो 1950 से लोक सेवाओं से जो रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स थे, जैसे नई सेवाओं की स्थापना करना, राज्य के लिए चीज़ों को बनाना, जो चीज़ें बनी हुई हैं उनको रिन्यू करना, उनकी रचना करना, उनका प्रोसेस देखना, उनका नेचर देखना, उनकी कमेटीज़ देखना, सारी चीज़ों को इसके अंडर कर दिया गया, गोपाल स्वामी आयंगर रिपोर्ट के अंडर में। ठीक है, और ये जब सब अंडर में हो गया तो 1947 और 50 के टाइम पर ही इन सेवाओं की स्थापना बहुत पॉजिटिव वे में कर दी गई, कि बस सीधी सी बात है, ये एज रखी गई है, बच्चा ये पेपर देगा, पेपर क्लियर करेगा, फिर उसके बाद मेंस देगा, फिर क्लियर करेगा, इंटरव्यू देगा, देन जाकर वो आईएएस आईपीएस ऑफिसर बन पाएगा। अब सोचने वाली बात यहाँ ये रखी गई, संविधान के लोगों ने ये बोला, निर्माताओं ने, कि भाई एक प्रशासनिक, एक एडमिनिस्ट्रेटर बनाने के लिए हमें इतना लंबा प्रोसेस क्यों चाहिए। वो इसलिए, तो उसका जो जवाब था BR अम्बेडकर ने ये दिया कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कोई नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, और फिर एक एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक इंचार्ज है, जो बिल्कुल हेड है, वो आईएएस आईपीएस ऑफिसर माना जाता है, जबकि ऐसी कोई भी बात नहीं है। आईएएस आईपीएस ऑफिसर सिर्फ वहाँ के एरिया को हैंडल करता है जहाँ उसको बिठाया जाता है, बट अब एक पूरे एरिया को हैंडल करना भी बहुत मुश्किल काम होता है। तो इसलिए BR अम्बेडकर ने बोला कि हमारे मेंस प्रीलिम्स इंटरव्यू के बाद ही आईएएस आईपीएस ऑफिसर की नियुक्ति होगी, अदरवाइज बिल्कुल नहीं किया जाएगा। तो उन्हीं काबिल ऑफिसर्स को चूज़ किया जाएगा जो सेकंड के हिसाब से अलर्ट रहें और हर चीज़ को हैंडल कर सकें। ठीक है, तो ये इंडियन सिविल सर्विस की जो पहचान बनाई गई वो यहाँ पर ये बनाई गई। उसके अलावा ये पहचान बनाने के बाद पूरे देश में एक हमारी स्वतंत्र न्यायपालिका की भी ज़रूरत थी, तो स्वतंत्र न्यायपालिका बनाई गई। अब जैसे आप जानते हो कि 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में जुडिशरी एक फ्रीडम उसको मिली हुई है कि वो जो चाहे वो कर सकती है, उसके लिए कोई भी पाबंदी नहीं है। ठीक है, तो उसी के अंडर में बहुत सारी चीज़ें रखी गई और संविधान की बहुत सारी विधियाँ और एडमिनिस्ट्रेशन को एक अमेंडमेंट के थ्रू, सब चीज़ों के थ्रू जुडिशरी के हाथ में दे दिया गया। ठीक है, तो जी ये वाली बात रही कि पूरे स्ट्रक्चर के अंदर हमारा जो संघ राज्य है वो स्थापित हुआ। यहाँ 2 तरीके की सेवाएं हुई, आईएएस और आईपीएस, और उसके अलावा आईसीएस। ठीक है, तो आईसीएस जो था उस सेवाओं को विलय कर दिया गया और उन्हीं के अधिकारियों की सुरक्षा के लिए अलग अलग चीज़ें प्रोवाइड कर दी गई। तो संविधान ने बहुत ज़्यादा संख्या में अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना कर दी और अगेन रिन्यू करा 1955 में कुछ सिफारिशों के अकॉर्डिंग। तो जो हमारे आईएएस आईपीएस होते हैं सिर्फ यूपीएससी के अंडर यही नहीं आते हैं। आप ग्रेजुएशन के बच्चे हो, आपको पता होगा बहुत सारी चीज़ें आती हैं और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो आती है वो आती है आईसीएस। आईसीएस की भी वैल्यू आईपीएस आईएएस जितनी ही होती है और उसको भी ये सभी पड़ाव पूरे करके ही पेपर को क्लियर करना होता है, तब जाकर वो एक आईसीएस बन पाता है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ रखी गई। राज्यों का ढांचा जो है हमारा वो फेडरल है, ये तो आप जानते हैं, फेडरल सिस्टम हम पढ़ चुके हैं। अब फेडरल सिस्टम के अकॉर्डिंग्स भी चीज़ों को ध्यान में रखना, क्योंकि हम गुलामी नहीं कर सकते, मतलब तानाशाह नहीं कर सकते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री है, सेक्युलर कंट्री है, ऊपर से फेडरल कंट्री है।
ठीक है। तो ये वाली चीज़ कि अब उस चीज़ों को ध्यान में रखकर कर्मचारियों की मनमानी और इन सब चीज़ों को भी रोकने के लिए संविधान में कुछ अमेंडमेंट्स बना दिए गए। ऐसा नहीं है कि IAS IPS ICS ऑफिसर्स जो होते हैं ये अपनी मर्जी चलाते हैं, ये भी इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में ही होते हैं। इनको इंडियन गवर्नमेंट जब कमांड देती है ये तब उस चीज़ पर एक्शन लेते हैं, अदरवाइज़ ये बिना पूछे कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो ये वाली चीज़ कि उनको भी कंट्रोल करने के लिए कुछ पर्टिकुलर चीज़ें दे दी गई कि भाई आप भी कंट्रोल में रहो, ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ को अपने अंडर में रखो। इसके अलावा अखिल भारतीय स्तर पर भारतीय प्रशासनिक सेवाओं और भारतीय विदेशी सेवाओं जो इंडियन फॉरेन सर्विस है वो दो चीज़ों को इंक्लूड किया गया। दूसरी तरफ IFS और हमारी और अलग अलग तरीके की जो सेवाएं हैं ICS, ये सब कुछ भी कर्मचारियों को अपने हैंडल में रखा गया। IFS है, ICS है, IAS IPS को छोड़ के, तो इनको भी अपने अंडर में रखा गया और इनके मतलब तरीके से ये कर दिया गया कि ठीक है ये रिप्रेजेंटेटिव होंगे, बट एक लिमिट तक इनको रिप्रेजेंटेटिव रखा जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। सो तकरीबन भारतीय सिविल सेवा में जो उस टाइम की जो वो थी पूरी टोटल आबादी, मतलब IPS IAS ICS और ICF IFC इन सब की, तो वो 2300 थी उस टाइम तक। और जो उनमें से कुछ कर्मचारी ऐसे थे जिन्होंने खुद त्यागपत्र दे दिया था, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम और कुछ चीज़ों के होने की वजह से। ठीक है स्टूडेंट्स। सो यह हमारा इतिहास था। इसके अलावा भारतीय प्रशासनिक सेवाओं को कई विभागों में बांट दिया गया। वो विभाग हम बहुत ध्यान से देखते हैं। ठीक है। वो विभाग है सबसे पहला भारतीय नागरिक सेवाओं के अवशिष्ट उत्तराधिकारी, जिनकी संख्या वर्तमान में 200 से कम में है। ठीक है, ये पहला भाग बांटा गया। दूसरा युद्ध सेवाओं में नियुक्त कर्मचारी, ये दूसरे में बांटा गया। तीसरा आपातकालीन अवस्था विशेष प्रयोजनों के लिए नियुक्त कर्मचारी 1947 और 1956-57 में नियुक्त है। ठीक है। उसके अलावा है 1948 के बाद नियमित रूप से नियुक्ति कर्मचारी, राज्य सेवाओं से उन्नति प्राप्त कर्मचारी, जिनमें 1958 के बाद से जम्मू और कश्मीर के कर्मचारी भी इंक्लूड कर दिए गए हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे कुछ पर्टिकुलर वो थे जिसको विभाजित किया गया, और विभाजित करने के बाद अब हमारा दूसरा टॉपिक शुरू हुआ और वो है संविधान, शक्ति और उद्देश्य। देखो, न्यू जो हमारी इंडियन सिविल सर्विस का गठन हुआ था उसमें संविधान ने राज्यसभा के 2/3 बहुमत से इन सब का जो था स्थापना करी कि हाँ ठीक है ये इस हिसाब से होगा। क्योंकि जब शुरू हुआ था, जब तक ये UPSC नहीं रखा गया था, तो भारतीय वन सेवाओं और भारतीय विदेशी सेवाओं दोनों को भी रखा गया, क्योंकि अब इनकी भी तो कहीं ना कहीं नियुक्ति करनी है ना। फॉरेस्ट हमारे ऑफिसर्स होते हैं और भी होते हैं, तो उन सबको भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। सिविल सेवकों की जिम्मेदारी भारत के एडमिनिस्ट्रेशन पर बहुत ही एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से देखी गई, और ये माना जाता है कि भारत जैसे विशाल देश के एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी प्रकृति, अपनी इकोनॉमी और अपने सभी साधनों की आवश्यकता को पूरा किया, और सबने मिलकर पूरा किया। तो मंत्रालय के अकॉर्डिंग जो उन्होंने ऑर्डर्स दिए, उन सब के अकॉर्डिंग नीतियों के तहत बहुत सारी सेंट्रल एजेंसियां बना दी गई, और उन सेंट्रल एजेंसियों के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को यहाँ पर रखा गया। कुछ मिशन बनाए गए, कुछ चीज़ें बनाई गई, जिससे उनको पूरा करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल पाई। अब आती है आपकी शासन प्रणाली। शासन प्रणाली देखो, भारतीय सिविल सेवा के प्रमुख जो रखी जाती है, सर्वोच्च रैंकिंग के अकॉर्डिंग करी जाती है। जैसे आप भी जानते हैं, रैंक के अनुसार ही UPSC IPS IAS ऑफिसर, IFC ICS ऑफिसर्स को चूज़ किया जाता है। ठीक है। भारत गणराज्य की सिविल सेवा बोर्ड का पदेन और अध्यक्ष होता है, भारतीय प्रशासनिक सेवा का अध्यक्ष, और भारतीय सरकार के पूरे जो हमारा इंडस्ट्रियल जो पूरा प्रोसेस होता है उसमें नागरिक सेवाओं का अध्यक्ष होता है। तो पद धारकों को ये सुनिश्चित करना होता है कि सिविल सेवा की जो कैपेबिलिटीज़ हैं, सब चीज़ें हैं, वो रोज़मर्रा और चुनौतियों का सामना कर सके और सभी चीज़ों को हैंडल कर सके। ठीक है। कुछ हैं जैसे NR पिल्ले, YN सुखथानकर या MA वेलोडी, BN झा, विष्णु सहाय, धर्मवीरा, T स्वामीनाथ, बहुत सारे हैं ऐसे जो नॉर्मली रखे गए हैं, पोस्टिंग हुई है इनकी, और अच्छे काफ़ी टाइम तक ये रुके हैं, 2-2 साल, 2-2 साल, ठीक है, 2-2 साल, 3-3 साल। और उसके बाद आती है आपकी संरचना को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अखिल भारतीय सिविल सेवा में और राज्य सिविल सेवा में।
देखो अखिल भारतीय सिविल सेवा में भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय वन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा रखी जाती है। इंडियन पुलिस सर्विस है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, ठीक है। तो ये रखी जाती है और इन सबको रखने के बाद इसके अंदर कुछ चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। जस्ट लाइक एग्जाम्पल, जैसे ग्रुप ए और ग्रुप बी में इनको बांट दिया जाता है। और ग्रुप ए में जो रखा जाता है जैसे भारतीय विदेश सेवा है और केंद्र सचिवालय की सेवा है, सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विस है, सेंट्रल हेल्थ सर्विस है, सेंट्रल एजुकेशन सर्विस है या फिर आईपीएस है, आईएएस है, ये हमारे ए पार्ट में रखे जाते हैं। और जो बी पार्ट आता है उसमें अगेन बी पार्ट में सेंट्रल वेदर सर्विस है और वेदर के अलावा सेंट्रल ट्रांसपोर्ट सर्विस है या फिर हमारे डाक तार विभाग, ये सब जो हैं, ये सब जो रखे जाते हैं वो हमारे अखिल भारतीय सेवा के पार्ट 2 में रखे जाते हैं। और राज्य सिविल सेवा की परीक्षाओं और भर्तियों का आयोजन भारत के राज्य ही करते हैं। राज्य सिविल सेवा भूमि राजस्व है, हमारी कृषि है, वन है, एजुकेशन है, इन सब के टॉपिक्स पर किए जाते हैं। तो राज्य सिविल सेवा एससीएस जो है वो उसकी परीक्षा के माध्यम से ही चूज़ किए जाते हैं, ठीक है। और चूज़ करने की अलग अलग सेवाएं मतलब सर्विसेज रखी जाती है। जैसे राज्य सिविल सेवा क्लास 1 में पीसीएस है, प्रोविंशियल सिविल सर्विस होती है। उसके अलावा क्लास 1 में पीपीएस है, प्रोविंशियल पुलिस सर्विस होती है। ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी होता है या फिर हमारा रोजगार अधिकारी होता है या फिर खजाना अधिकारी होता है, जिला कल्याण अधिकारी होते हैं। तो ये हमारे राज्य सिविल सेवा के अंडर में रखे जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। सो आप लोगों की सिविल सेवा संवैधानिक ढांचे में नियुक्ति प्रशिक्षण पदोन्नति जो था वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम पीएमओ और कैबिनेट सेक्रेटरीट को पढ़ेंगे। आज की क्लास के रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट या कोई भी सजेशंस हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।